गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दर्शन शास्त्र विषय में नीति शास्त्र जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या अन्य कक्षाओं में चलता है, उस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे ग्रीक एथिक्स में प्लेटो के नैतिक दर्शन पर। प्लेटो ग्रीक दर्शन के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से दर्शन को प्रस्तुत करने का श्रेय प्लेटो को जाता है और इन्होंने अनेक पुस्तकें, जिन्हें डायलॉग्स भी कहते हैं, संवाद भी कहते हैं, रची। लगभग 50 पुस्तकें इनकी रचनाओं में मानी जाती हैं, जिनमें प्रमुख है रिपब्लिक। रिपब्लिक में प्लेटो ने राजनीतिक और दार्शनिक एवं शैक्षणिक आदि सभी विषयों का एक साथ वर्णन किया है। हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि प्लेटो का नीति शास्त्र क्या कहता है। तो प्लेटो के नैतिक दर्शन को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक में है प्रत्यय का सिद्धांत। प्लेटो के नैतिक दर्शन का पहला भाग है प्रत्यय का सिद्धांत। दूसरा है मुख्य सद्गुण। दूसरा भाग बताया मुख्य सद्गुण। और तीसरा है संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन। संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन, ये तीसरा भाग। प्लेटो के नैतिक दर्शन को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। प्रत्यय का सिद्धांत पहला भाग है, मुख्य सद्गुण दूसरा भाग है, और संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन ये तीसरा भाग है। प्रथम भाग की बात करें, जिसे अपन कहते हैं प्रत्ययों का सिद्धांत। प्लेटो पूर्ण शुभ, पूर्ण सत्य या पूर्ण ज्ञान की तलाश में थे, और इसीलिए उन्होंने कहा ज्ञान के संदर्भ में ही अपना प्रत्यय सिद्धांत दिया। यदि विस्तार से प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर हम स्टडी करें तो ये पाएंगे कि यह ज्ञान मीमांसा से संबंधित सिद्धांत नहीं है और न ही नीति मीमांसा से संबंधित सिद्धांत है। इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो है तत्व मीमांसा से। लेकिन प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत भले ही तत्व मीमांसा सिद्धांत हो, पर इसका प्रभाव हमें नीति मीमांसा पर या नीति शास्त्र पर भी दिखाई देता है। नैतिक दर्शन में जो प्रमुख प्रश्न है, न्याय क्या है, सौंदर्य क्या है, साहस क्या है, संयम क्या है, आदि आदि, इन नैतिक प्रश्नों का जवाब प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर देते हुए कहा कि यह अर्थात न्याय, सौंदर्य आदि न्यायशील और सुंदर वस्तुओं से भिन्न स्वतंत्र प्रत्यय हैं। अर्थात इसको यूं भी कह लीजिए कि जिन्हें हम नैतिक प्रत्यय कहते हैं या जिन्हें हम सद्गुण कहते हैं या जिन्हें हम नैतिक शब्द कहते हैं, जिनका प्रयोग हम नीति शास्त्र में कर्मों, मनुष्य के कर्मों, चरित्र और आचरण का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं, उन्हें प्लेटो प्रत्यय कह रहा है। और प्रत्यय को प्लेटो मनुष्य से स्वतंत्र रूप में स्वीकार करता है और ये मानकर चलता है कि प्लेटो की प्रत्यय का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ध्यान देना चाहिए कि प्लेटो के अनुसार इस संसार में जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं, इस संसार से भिन्न ऊपर एक जगत है जिसे प्लेटो प्रत्यय जगत कहता है। इस प्रत्यय जगत में
उतने ही प्रकार के प्रत्यय हैं जितने इस संसार में जितने प्रकार की वस्तुएं हैं। तो इस प्रत्यय के ज्ञान को ही प्लेटो वास्तविक ज्ञान कहता है। और इसी संदर्भ में सद्गुणों की ज्ञान की बात करें तो सद्गुणों का ज्ञान भी प्रत्यय का ही ज्ञान है। प्लेटो का यह सिद्धांत भले ही हमें आसान दिखाई देता हो, लेकिन वास्तव में यह सिद्धांत बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। और ये बात इससे भी सिद्ध होती है कि प्लेटो ने प्रत्यय के ज्ञान के संदर्भ में ये कहा कि इनका ज्ञान सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जिनको सद्गुणों के प्रत्ययों का ज्ञान हो गया उनका वास्तविक नैतिक आचरण भी हो सकेगा, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो जिन्हें हम विवेक, साहस, संयम, न्याय आदि कहते हैं, प्लेटो उनको प्रत्यय की श्रेणी में रखते हैं। तो ये प्लेटो के नैतिक सिद्धांत का एक बिंदु हुआ, जिसे हमने कहा प्रत्ययों का सिद्धांत। दूसरा बिंदु है मुख्य सद्गुण। प्लेटो ने विवेक, साहस, संयम और न्याय ये चार मुख्य सद्गुण स्वीकार किए हैं अपने नैतिक दर्शन में, और इन चारों को नैतिक आचरण का आधार माना है। इन चारों सद्गुणों को प्लेटो ने राज्य के स्तर पर भी स्पष्ट करने का प्रयास किया और व्यक्ति के स्तर पर भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। व्यापक दृष्टि से हम पहले राज्य के स्तर पर संक्षेप में बात करेंगे, फिर व्यक्ति के स्तर पर आएंगे। प्लेटो का मानना यह है कि जिस राज्य में ये चारों सद्गुण उचित मात्रा एवं समन्वित रूप में विद्यमान रहते हैं, वही राज्य भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पर्याप्त उन्नति कर पाता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो ने राज्य में विद्यमान सभी मनुष्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और व्यवसायिक वर्ग। और तीनों वर्गों के लिए एक एक सद्गुण की आवश्यकता महसूस की। शासक वर्ग का विवेकी होना जरूरी है, सैनिक वर्ग का साहसी होना जरूरी है, और व्यवसायियों का, उत्पादक वर्ग जिसको वो प्लेटो और बोलता है, उनका संयमी होना जरूरी है। प्लेटो कहता है कि यह तीनों वर्ग जब दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे और अपना कार्य पूरी विशिष्टता और विशेषज्ञता के साथ करेंगे, तो राज्य के स्तर पर चौथा सद्गुण न्याय, जिसे प्लेटो सर्वोच्च सद्गुण भी मानता है, न्याय को प्लेटो सर्वोच्च सद्गुण भी मानता है। ये राज्य के स्तर पर तब उत्पन्न होता है जब प्रथम तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना निर्वाहन करें। तो जिस प्रकार से राज्य के स्तर पर प्लेटो ने 4 प्रत्ययों की बात की, उसी प्रकार से मनुष्यों के संदर्भ में भी, व्यक्ति के संदर्भ में भी प्लेटो ने यह बात स्थापित की है। प्लेटो ने कहा कि मनुष्य के स्वभाव के 3 पक्ष होते हैं: बुद्धि, संवेग और इच्छा। बुद्धि का सद्गुण यहाँ विवेक माना है। ध्यान दीजिए, वहां हमने शासक वर्ग का जो सद्गुण था राज्य के स्तर पर, वहां उसको विवेक कहा। यहाँ पर बुद्धि के स्तर पर मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है उसको विवेक को माना है। विवेक नामक जो सद्गुण मनुष्य में होता है, ये विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। और दूसरी 2 चीजें जो मनुष्य के स्वभाव के पक्ष की हैं, संवेग और इच्छाएं, उनको यह विवेक नियंत्रित भी करता है। साहस नामक सद्गुण मनुष्य में बाधाओं और विपत्तियों में विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना गया है, जो मनुष्य के संवेग नामक दूसरे को भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। और तीसरा इच्छा, वासना भी कह सकते हैं इसको, इससे संबंधित है तीसरा सद्गुण जिसको हम संयम कहते हैं। मनुष्य की इच्छाओं और वासनाओं, भावनाओं पर नियंत्रण संयम के द्वारा आवश्यक है, ऐसा प्लेटो ने माना। आनंदमय जीवन जीने के लिए संयमित होना आवश्यक है। और जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने आत्मा के इन तीनों पक्षों में पूर्ण समन्वय करता है, तो व्यक्तिगत स्तर पर चौथे सद्गुण की उत्पत्ति होती है, जिसे हम न्याय कहते हैं। तो ये प्लेटो का दूसरा जो नैतिक सिद्धांत था, मुख्य सद्गुण और उनका स्वरूप। तीसरा जो छोटा सा एक बिंदु है, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन। इसमें मुख्य बात जो हमें ध्यान रखनी है वो केवल इतनी ही है कि मनुष्य में जो भावनात्मक और बौद्धिक 2 प्रकार के पक्ष होते हैं, इन दोनों पक्षों का पूर्ण समन्वय यदि हम करेंगे
और इस समन्वय पर आधारित जो संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन है उसी को प्लेटो ने संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन की श्रेणी में रखा। अर्थात संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन से तात्पर्य हुआ कि मनुष्य के भावनात्मक और बौद्धिक पक्ष में समन्वय। प्लेटो शुभ तथा मानव कल्याण को एक ही चीज मानते हैं और ये मानकर चलते हैं कि अंतिम सुख तभी प्राप्त होगा जब आनंद और चिंतन का समुचित समन्वय हो। अर्थात पूर्ण शुभ में आनंद सम्मिलित है। ये प्लेटो के नैतिक सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें थी। अगले हम इसी चूंकि हम ग्रीक एथिक्स की बात कर रहे हैं और याद हो आपको तो हमने कल का जो लेक्चर अपना हुआ था उसमें ग्रीक एथिक्स में सोफिस्ट और सुकरात पे बात की थी और आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्लेटो और प्लेटो के बाद अपन आज अभी बात करेंगे अरस्तु की। अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य थे, समृद्ध यूनानी परिवार में जन्मे थे और जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि प्लेटो ने 50 के लगभग पुस्तकें लिखी जिनको अपन डायलॉग्स के नाम से जानते हैं, संवाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें दो व्यक्तियों के बीच किसी एक विषय पर गंभीर चिंतन दिखाते हुए पुस्तकों की रचना की गई। प्लेटो के विपरीत अरस्तु ने लगभग ऐसा मानते हैं 400 से लेकर 1000 पुस्तकों के बीच रचना की। अर्थात मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर अरस्तु ने अपनी कोई रचना नहीं लिखी हो, जिस पर अरस्तु को ज्ञान नहीं हो। जो नीति शास्त्र से संबंधित अरस्तु की प्रमुख पुस्तक है वो निकोमेशियन एथिक्स और एक ग्रेट एथिक्स के नाम से भी पुस्तक प्रचलित है, पर निकोमेशियन एथिक्स इनकी प्रमुख नीति शास्त्र पर लिखित पुस्तक है। अरस्तु के नैतिक सिद्धांतों को हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम है सद्गुणों का स्वरूप, दूसरे भाग में है मध्यम मार्ग का सिद्धांत, तीसरा भाग है ऐच्छिक कर्मों की परिभाषा और चौथा है आदर्श नैतिक जीवन। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सद्गुणों का स्वरूप। अभी हमने प्लेटो के अनुसार भी सद्गुणों के स्वरूप की बात की और यह चर्चा की कि प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति दोनों स्तरों पर सद्गुणों की बात की है। क्या भिन्नता है प्लेटो और अरस्तु के सद्गुणों के स्वरूप में, यहाँ अपन समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि अरस्तु का दर्शन का भी उद्देश्य है अंतिम शुभ की खोज करना और यही उद्देश्य प्लेटो का भी था कि अंतिम शुभ क्या है जो अपने आप में शुभ हो, अपने आप में वांछनीय हो, यूं कह लीजिए स्वतः साध्य हो। क्योंकि सम्मान, धन, स्वास्थ्य या अन्य किसी भी भौतिक वस्तु को हम अपने आप में शुभ नहीं मान सकते। और यदि प्लेटो के इसी प्रश्न का कि अपने आप में शुभ क्या है अरस्तु के अनुसार जवाब दें तो एक जवाब है कि वास्तविक शुभ और आनंद है बुद्धि संगत एवं चिंतनशील जीवन। बुद्धि संगत और चिंतनशील जीवन को इन्होंने वास्तविक शुभ और आनंद में माना है। बुद्धि संगत और चिंतनशील जीवन जीने के लिए सद्गुणों का आचरण जरूरी है और इसी दृष्टि से अरस्तु के अनुसार सद्गुणों का स्वरूप हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम सद्गुण की एक परिभाषा जो ग्रीक एथिक्स में प्रचलित है और अरस्तु ने यहाँ पर एक परिभाषा दी है, हम दोनों की यहाँ पर संक्षेप में बात करेंगे। तो ग्रीक एथिक्स में यूनानी भाषा में जो सद्गुण की परिभाषा दी गई है वह है किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह वस्तु अपना कार्य भली भांति संपन्न करती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपना कार्य भली भांति संपन्न करती है सद्गुण कहलाता है। ऐसा यूनानी भाषा में सद्गुण की परिभाषा है, लेकिन हम यहाँ पर अरस्तु की परिभाषा की खास तौर से बात कर रहे थे। तो अरस्तु ने जो सद्गुण की परिभाषा दी है वो कहते हैं सद्गुण मनुष्य की ऐसी स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जो मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है, जिसे बुद्धि निर्धारित करती है। ये परिभाषा है अरस्तु के अनुसार सद्गुण की। 4-5 भागों में बांटे। नंबर 1, सद्गुण यहाँ पर जन्मजात नहीं है। नंबर 2, अभ्यास से विकसित होने वाली स्थायी मानसिक अवस्था है। नंबर 3, स्वाभाविक इच्छाओं और प्रवृत्तियों से भिन्न है। बार बार अभ्यास की इसमें आवश्यकता होती है। ऐच्छिक कर्मों में अभिव्यक्त होती है और ऐच्छिक कर्म भी यहाँ पर बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अर्थात भावनात्मक नहीं है, यहाँ सद्गुणों का संबंध बुद्धि से ही है और मनुष्य के निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप ये विकसित होते हैं। अरस्तु ने सद्गुणों को 2 भागों में विभाजित किया है, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। यह वर्गीकरण जो अरस्तु ने किया है बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण का,
यह आत्मा के दो पक्षों पर आधारित है। बौद्धिक सद्गुण का संबंध है बौद्धिक पक्ष से और नैतिक सद्गुण का संबंध है भावनात्मक पक्ष से। अरस्तु ये मानकर चलते हैं कि भावनात्मक दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं, अर्थात जो भावनात्मक और सहज प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती है वो पशु में भी पाई जाती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाती है और वो है बुद्धि। तो इसी आधार पर प्लेटो ने सद्गुणों को दो भागों में बांटा, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। फिर से बता रहा हूं, बौद्धिक सद्गुणों का संबंध मनुष्य के बौद्धिक पक्ष से है और नैतिक सद्गुणों का संबंध मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से है। बौद्धिक सद्गुण में विवेक को प्रमुख सद्गुण यहाँ पर अरस्तु ने माना है और विवेक के भी दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। फिर से ध्यान दीजिए, बौद्धिक सद्गुण में विवेक को प्रमुख स्थान पर रखा है। विवेक के दो भाग हैं, दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। परिभाषित रूप में ले तो हम बोलेंगे कि दार्शनिक चिंतन और वैज्ञानिक ज्ञान में विवेक का सैद्धांतिक पक्ष अभिव्यक्त होता है और हमारे मनुष्य के कर्मों को नियमित और नियंत्रित करने वाली जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है, सामान्य जीवन में जो हम प्रत्येक क्षण में कर्म करते हैं वहां उन कर्मों को नियंत्रित करने वाली जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है उसका संबंध है बौद्धिक सद्गुण के व्यवहारिक पक्ष से। तो ध्यान देने की बात है कि प्लेटो ने सद्गुणों को बहुत संक्षेप में सीमित रूप में समझाने का प्रयास किया, लेकिन अरस्तु सद्गुणों पर बहुत ही विस्तार से अपनी चर्चा करते हैं। तो दो भागों में बांटा, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। बौद्धिक को भी फिर से दो भागों में बांटा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। जो दूसरा पक्ष सद्गुण है नैतिक सद्गुण, ये मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से है संबंधित है और इन सद्गुणों का जो खास उपयोग है वो है मनुष्य की प्रवृत्तियों, संवेगों तथा वासनाओं पर नियंत्रण, उचित नियंत्रण। सद्गुणी बनने की अरस्तु मान के चलता है कि क्षमता जन्मजात होती है, क्षमता होती है, जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, इसको निरंतर अभ्यास से विकसित करना होता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। प्लेटो ने चार प्रमुख नैतिक सद्गुण माने थे, विवेक, साहस, संयम और न्याय, लेकिन अरस्तु ने इनके चार के अतिरिक्त भी सद्गुणों की चर्चा की है, जिसमें है उदारता, नम्रता, प्रेम, मैत्री, दया, करुणा, सहिष्णुता आदि आदि। बहुत सारे सद्गुणों की संख्या यहाँ पर अरस्तु ने स्वीकार की है और हमें याद रखने की आवश्यकता है कि अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत सद्गुणों को सीमित अर्थ में स्वीकार किया। प्लेटो थोड़ा और व्यापक अंदाज में बात करते हैं, प्रत्येक के सिद्धांत से जोड़ते हैं और ज्ञान से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ अरस्तु ने बहुत सीमित अर्थों में, बतौर उदाहरण के लिए तो जैसे संयम नामक सद्गुण है, यहाँ संयम नामक सद्गुण का अरस्तु में अर्थ केवल इतना ही है, भूख, प्यास, निद्रा, वासनाओं पर नियंत्रण। संयम मानी भूख, प्यास, वासनाओं पर नियंत्रण। और साहस, युद्ध में प्रदर्शित वीरता, आज इतना ही बस सीमित है। यानी जो वीरता का जो गुण है, जब भी कठिन परिस्थितियां आती है, खासतौर से युद्ध की स्थिति में जो वीरता का हम प्रदर्शन करते हैं वह साहस नामक सद्गुण है। न्याय नामक सद्गुण पर अरस्तु ने विशेष रूप से चर्चा की। अरस्तु के अनुसार न्याय संपत्ति के उचित वितरण व कानूनों के अनुसार आचरण तक सीमित है, संपत्ति का उचित वितरण और कानूनों का पालन। इसी दृष्टि से देखें तो अरस्तु ने न्याय नामक सद्गुण को दो भागों में बांटा, वितरणात्मक न्याय और प्रतीकारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय और प्रतीकारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके योगदान के अनुपात में संपत्ति और वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति का राज्य में, समाज में जितनी उसमें योग्यता है, जितनी उसमें क्षमता है, जितना वह योगदान देता है, उतने ही योगदान के अनुपात में उसको संपत्तियां और अन्य सुविधाएं राज्य में उसको प्राप्त होनी चाहिए। यह है वितरणात्मक न्याय। और दूसरा है प्रतीकारात्मक न्याय। इनका संबंध राज्य के कानूनों से है, अर्थात यदि कोई आपराधिक गतिविधि करता है, कोई राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसको उसी अनुपात में दंड मिलना चाहिए, ऐसा मानना है अरस्तु का। मैत्री में बात कर रहा था कि अरस्तु ने
प्लेटो ने जो 4 सद्गुण दिए उनके अतिरिक्त भी और सद्गुणों की चर्चा की है, जिसमें मैत्री, मित्रता, इसको भी एक प्रमुख सद्गुण के रूप में माना है। यहाँ एक विशेष चर्चा अरस्तु ने की है, वो ध्यान देने की है। अरस्तु कहते हैं कि मैत्री के 3 प्रमुख आधार हैं। मैत्री के 3 प्रमुख आधार हैं, एक है सुख, एक है उपयोगिता और एक है चरित्र की उत्कृष्टता। सुख, उपयोगिता और चरित्र की उत्कृष्टता, ये 3 आधार हैं जिनके आधार पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में मित्रता स्थापित होती है। हम सहज ही समझ सकते हैं कि सुख प्राप्ति की इच्छा या किसी उपयोगिता से के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर या सुख के आधार पर यदि कोई मैत्री स्थापित की जाती है तो उचित नहीं मानी जाएगी, उत्कृष्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन यदि मैत्री चरित्र की उत्कृष्टता के आधार पर है तो फिर वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा अरस्तु का भी मानना है। अरस्तु का दूसरा सिद्धांत अपन लेते हैं मध्यम मार्ग का सिद्धांत। सद्गुणों के स्वरूप और आचरण के संदर्भ में अरस्तु का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसको अपन मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, भारतीय दर्शन में, बौद्ध दर्शन में ऐसी अवधारणा दिखाई देती है जैसी ग्रीक एथिक्स में अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित की गई। संतुलित जीवन की ओर संकेतित करता है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। इसको हम बहुत संक्षेप में समझें तो 2 अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग, यानी ना तो अति सर्वत्र वर्जते ऐसा कहा गया है, अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, हर चीज की अति बुरी है, ऐसा ही बात यहाँ पर अरस्तु ने अपने नैतिक सिद्धांत में कही। तो 2 अतियों के बीच की अवस्था को यहाँ मध्यम मार्ग कहते हैं। उदाहरणों से समझें, जैसे सद्गुणों की बात करते हैं, संयम एक सद्गुण है, ये किस चीज का मध्यम मार्ग है? तो अरस्तु कहते हैं अत्यधिक भोगासक्ति और पूर्णतः आनंद रहित संन्यासवाद, यानी अत्यधिक भोगों में लिप्त हो जाना या पूर्णतः वैराग्य या संन्यास को स्थापित कर देना, इनके बीच की स्थिति है संयम। साहस, उदंडता और कायरता के बीच की अवस्था है न्याय, अपने अधिकार की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त करने या अपने अधिकार को पूर्णतः छोड़ देने के बीच की अवस्था। नम्रता, अत्यधिक चापलूसी और अत्यधिक दुर्व्यवहार के बीच की स्थिति है। यद्यपि यह सिद्धांत बड़ा सरल दिखाई देता है, परंतु इस सिद्धांत में अनेक कठिनाइयां हैं। प्रथम, सभी संवेगों और कर्मों के बीच की अवस्था निर्धारित नहीं की जा सकती। सभी व्यक्तियों और सभी परिस्थितियों की मध्यवर्ती अवस्था निर्धारित नहीं हो सकती। और हमारे पास किसी भी वस्तु, संवेग, सद्गुण या व्यक्ति की मध्यवर्ती अवस्था निर्धारण करने का कोई तार्किक आधार भी नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हुए भी पूर्णतः स्पष्ट